मेरी बात समझो, अगर स्प्रिंग इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में मतलब अगर आपने स्प्रिंग के नीचे कोई ऑब्जेक्ट सस्पेंड किया, स्प्रिंग जितनी एक्सपांड होती थी उतना होने दिया, और बाद में आपने ये सिस्टम को वैसे का वैसे रखा है, तो अभी ये सिस्टम स्टेडी है। अब ये स्टेडी जो सिस्टम है उसको अगर मैं नीचे की तरफ x जितना खींच के छोड़ दूं तो वो सिस्टम ऑसिलेशन करना स्टार्ट करता है। मतलब जो सिस्टम के ऊपर रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो सिस्टम ऑसिलेटरी मोशन कर सकता है। तो सेम वे यहां पर मेरी बात ध्यान से समझो, अगर मैं इसको थीटा जितना एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करके छोड़ दूं तो ये कौन सी डायरेक्शन में वापस आने के लिए ट्राई करेगी? अगर पोजीशन 1 में से 2 में ले गया, अभी 2 पोजीशन में से 2 नंबर की पोजीशन में से रिलीज करूं तो वो कौन सी तरफ आने के लिए ट्राई करेगी? पोजीशन 1 की तरफ रिवर्स आने के लिए ट्राई करेगी। इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऊपर हमने रोटेट करने के लिए जो टॉर्क लगाया उसकी वजह से उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क जनरेट होता है, विच इज सेड टू बी रिस्टोरिंग टॉर्क। जैसे रिस्टोरिंग फोर्स होता है वैसे ही रिस्टोरिंग टॉर्क है। तो यू कैन से दैट व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल rotated slightly by theta from its equilibrium, अगर मैंने उसको इक्विलिब्रियम में से थीटा जितना रोटेट किया है, then restoring torque act on electric dipole इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर लगने वाला रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ इक्वल टू माइनस पी ई साइन थीटा। बेटा नेगेटिव साइन इसलिए क्योंकि ये थीटा के ऑपोजिट लग रहा है, मैंने उसको एंटी क्लॉकवाइज में घुमाया था, अब वो क्लॉकवाइज में टॉर्क लग रहा है। अगर मैं उसको क्लॉकवाइज घुमाता तो एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क लगता, मतलब ये टॉर्क ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस पीई साइन थीटा लिखा है। अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पर क्लियरली बोला है कि थीटा कैसा है? स्मॉल एंगल, वेरी स्मॉल एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर थीटा बहुत ही स्मॉल होता है ना, व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है तो यू कैन कंसीडर साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा। तो थीटा साइन थीटा की जगह पर थीटा सब्स्टिट्यूट किया जाए तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू माइनस पी ई थीटा, और इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल के अभी साइड में छोड़ देता हूं। चलो इससे आगे, अरे इक्वेशन नंबर 1 बोल के साइड में छोड़ देता हूं। अब मेरी बात यहाँ पर ध्यान से समझो, हाँ चलो टाउ इक्वल टू माइनस पी थीटा, बट यू वेरी वेल नो दैट टाउ इज ऑल्सो इक्वल टू आई अल्फा, टाउ इज ऑल्सो इक्वल टू आई अल्फा, अल्फा इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाय डी टी स्क्वायर। जैसे आपको पता है कि वेलोसिटी इक्वल टू डी वाई बाई डी टी एंड एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, वैसे ही एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। एक्चुअली ये सब मैं आपको बीच बीच में इसलिए बताता रहता हूँ क्योंकि 11th आप मेरे पास पढ़े नहीं हो, इसलिए मुझे पता नहीं है कि आपको कितना 11th याद है और कितना नहीं है। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अगर
इक्वेशन 1 टॉर्क का है, इक्वेशन 2 भी टॉर्क का है, दोनों को कंपेयर कर दिया जाए तो आई फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 from equation 1 and 2 what we will get from equation number 1 and 2 we get I equals to minus p theta d square theta upon dt I d square theta by dt square equal to minus p e theta। तो दोनों को कंपेयर कर दिया जाए तो d square theta by dt square equal to minus p e upon I into theta। तो अगर इसको लिखा जाए तो d square theta by dt square प्लस पी ई अपॉन आई इंटू थीटा इक्वल टू 0। और आप देख सकते हो कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे मिला ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिला ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा है। दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज this differential equation is same as differential equation of simple harmonic motion। और सिंपल हार्मोनिक मोशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या था? डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन का है जिसमें y वेरिएबल है और सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि वेरिएबल थीटा है और ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। दोनों इक्वेशन सेम है, इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ, दोनों इक्वेशन सेम है इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि हियर सच electric dipole will execute सिंपल हार्मोनिक मोशन। वो क्या एग्जीक्यूट करेगी? सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट करेगी। उसका पीरियोडिक टाइम क्या होगा? उसका पीरियोडिक टाइम डिसाइड करने के लिए यहाँ पर वेरिएबल है ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पर कोएफिशिएंट है पीई अपॉन आई। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू पीई अपॉन आई। तो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ पीई अपॉन आई। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन टी इक्वल टू अंडर रूट पीई अपॉन आई। तो पीरियोडिक टाइम t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आई अपॉन पीई और ये इक्वेशन को बोला जाता है पीरियोडिक टाइम ऑफ। दिस इज सेड टू बी पीरियोडिक टाइम ऑफ ऑसिलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज इक्वेशन ऑफ पीरियोडिक टाइम ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर से अगर फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन लिखना है तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन पीरियोडिक टाइम। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई अंडर रूट ऑफ पीई अपॉन आई। ये फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन और ये पीरियोडिक टाइम का इक्वेशन है। आपको इसके बेस पर छोटे छोटे क्वेश्चन गुजरात बोर्ड में पूछ सकते हैं कि भाई अगर किसी जगह पर इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख के उसको ऑसिलेट करवा रहा हूँ, ऑसिलेट करते 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 अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स कर दिया तो पीरियोडिक टाइम कितना हो जाएगा? तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप 4 टाइम्स करोगे, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड 4 टाइम्स करोगे तो ऑब्वियस है कि पीरियोडिक टाइम हाफ हो जाएगा। कहने का मतलब मेरा इतना ही है कि ऐसे स्मॉल स्मॉल क्वेश्चंस बनते हैं जो सिर्फ गुजरात बोर्ड में पूछते हैं फंडामेंटल्स। बाकी कॉम्पिटिटिव में इतने इजी क्वेश्चन
इसके ऊपर बेस्ड नहीं होते। बोलो ये पूरे टॉपिक में किसी को भी डाउट है? नो सर। अब नेक्स्ट थियरी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं और नेक्स्ट थियरी का नाम है बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है, बट कैसा लेना है? नॉन यूनिफॉर्म। छोटा सा टॉपिक हमारी टेक्स्ट बुक में दिया है, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो बेटा, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब ऐसा होता है कि एक ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप किया है जिसका मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या दोनों हर एक जगह पर इक्वल नहीं है। जैसे अगर मुझे कोई प्रॉपर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करना है तो मैं एक बहुत बड़ी प्लेट लेता हूं, उसके सामने मैंने बहुत छोटी प्लेट रख दी। अब ये बहुत बड़ी सी प्लेट के ऊपर, ये बहुत बड़ी सी प्लेट के ऊपर मैंने जितने अमाउंट में पॉजिटिव चार्जेस को डिपॉजिट किया उतने ही अमाउंट में नेगेटिव चार्ज यहां पर डिपॉजिट कर दिया। मतलब यहां पर 5 कूलम डिपॉजिट किया है तो इधर 5 कूलम नेगेटिव है। तो आप देख सकते हो कि ये प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत कम होगी और छोटी वाली प्लेट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ऐसे केस में दो प्लेट्स के बीच के रीजियन में ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा कि जहां पर आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा और राइट हैंड साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 10 है तो यहां पर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट टू राइट जाओ वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। हाँ या ना? यस सर। यस सर। ऐसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को मैंने ऐसे नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। आप देख सकते हो कि प्लस क्यू चार्ज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में है कि वीक इलेक्ट्रिक फील्ड में? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग में है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर प्लस क्यू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो इसका मतलब ये हुआ कि प्लस क्यू के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो ज्यादा होगा और माइनस क्यू के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो कम होगा। प्लस क्यू के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा वो Q इंटू E1 है, तो माइनस क्यू के ऊपर लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स माइनस क्यू इंटू E2 होगा। यहां पर E1 इज ग्रेटर देन E2 है, E1 इज ग्रेटर देन E2 है। तो E1 ग्रेटर देन E2 है तो यहां पर लगने वाला जो फोर्स होगा वो फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो सर ये फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि फोर्स इज ऑपोजिट बट नॉट इक्वल मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड इक्वल नहीं है, मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल, मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल as well as forces are non-concurrent, as well as forces are non-concurrent। अगर फोर्सेस नॉन कॉन्करेंट है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल नहीं है, तो ऐसे केस में वो लीनियर मोशन भी करेगा, इट विल एग्जीक्यूट लीनियर मोशन एज वेल एज
एज वेल एज रोटेशनल मोशन। वो लीनियर मोशन भी करेगा और रोटेशनल मोशन भी करेगा। अगर लीनियर मोशन भी करेगा और रोटेशनल मोशन भी करेगा तो लीनियर मोशन कौन सी तरफ करेगा? तो लीनियर मोशन लेफ्ट टू राइट करेगा। लेफ्ट टू राइट का मतलब फ्रॉम लो इंटेंसिटी टू हाई इंटेंसिटी, मतलब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ वो लीनियर मोशन करेगा। साथ साथ में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशनल मोशन भी करेगा। बट जब वो फील्ड को पैरेलल आ जाएगा तब अपनी रोटेशनल मोशन बंद कर देगा, लेकिन लीनियर मोशन तो चालू की चालू ही रखेगा। आपने कभी ऐसा देखा है? आपने कभी ऐसा देखा है? देखो मैं बताता हूं, अगर मैं एक काम करता हूं, एक बार मैग्नेट ले लेता हूं, ये बार मैग्नेट का एन पोल है और ये बार मैग्नेट का एस पोल है। अब आप एक काम करना, ये बार मैग्नेट के सामने यहां पर दूसरा बार मैग्नेट ऐसा रख देना, ये दूसरा बार मैग्नेट है, दूसरे बार मैग्नेट का ये एस पोल है और ये एन पोल है। तो ये एन पोल को रिपेल करेगा और एस पोल को अट्रैक्ट करेगा। तो यहां पर आप मार्क करना कि ये जो मैग्नेट है ना, पहले तो रोटेट होगा, फटक से ऐसे रोटेट होगा और फिर आपकी तरफ मोशन करके आएगा। हाँ या ना? यस सर। धमाल मूवी देखिए, Yes, धमाल sir. मूवी। यस धमाल मूवी के अंदर आपने देखा होगा कि वो बमन है ना, बमन बमन, एक बार बमन, दो बार बमन, बमन तो याद है ना उसमें, जो अपने डैडी की गाड़ी चोरी करने की चाबी लेने जाता है, हाँ यस सर। तो अपने बेल्ट का मैग्नेटिक फील्ड पहले तो प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से वो चाकू पहले रोटेट होता है और फिर लीनियर मोशन करके आता है। यस सर। रोटेशनल मोशन उसकी बंद हो जाती है, बट लीनियर मोशन चालू की चालू रहती है। पहले ऐसा था, यस सर। चाकू फिर फटा ऐसा रोटेट हो गया, रोटेट होकर के फिर उसकी तरफ मोशन करके आता है। कहने का मतलब सेम वे यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, पहले रोटेट होगी, रोटेट होके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल सेटल हो जाएगी और बाद में वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट करते हुए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ लीनियर मोशन करके जाती है। तो दिस इज द बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ही, कंसीडर करो कि मेरे पास एक प्लास्टिक का कॉम्ब है, ऐसा कॉम्ब होगा तो सर लाल हो जाएगा, बट फिर भी कंसीडर करो कि ये एक कॉम्ब है। ये कॉम्ब की हेल्प लेकर मैंने, कंसीडर करो कि ड्राई हेयर का कॉम्बिंग किया है। अगर मैंने ड्राई हेयर का कॉम्बिंग किया है तो ड्राई हेयर का कॉम्बिंग करने से हम सबको पता है प्लास्टिक का कॉम्ब नेगेटिवली चार्ज बनता है, मतलब यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा। अगर ऐसा जो भी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुआ है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर मैं पेपर के छोटे छोटे टुकड़े रख देता हूं, अगर मैंने पेपर के छोटे छोटे टुकड़े रखे तो इसका मतलब ये हुआ कि पेपर के अंदर चार्जेस का इंडक्शन होता है, मतलब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। तो अब पेपर के टुकड़े यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करने लगते हैं और इलेक्ट्रिक डाइपोल की तरह बिहेव करने की वजह से वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ मोशन करके जाते हैं और हमको ऐसा लगता है कि प्लास्टिक का कॉम्ब पेपर के टुकड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लेक्चर ओवर करता हूँ। दिस इज बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिक। 2 या 3 लेक्चर का अभी ये चैप्टर बाकी बचा है।
थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू. सर डीपीपी मोकली आपजो ना. हाँ 100%.